कि ये बहुत आगे बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेहनत करनी है, पूरे शिद्दत के साथ मेहनत करनी है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे देश में सोशल सिक्योरिटीज़ को लेकर कुछ नियम प्रस्तावना बनाए गए हैं। वो प्रस्तावना क्या है, किस तरीके से है, वो प्रिएम्बल क्या है, भारत संविधान में ये बताया गया है कि जो सामाजिक स्टेट है, यानी कि जो सामाजिक दायरा है, उसका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य में जितनी भी इनकम इनक्वालिटीज होती हैं, जैसे कि किसी की कमाई कम है, तो सरकार का उद्देश्य होता है कि उसकी इनकम को बढ़ाना। अगर किसी का स्टेटस कमजोर है, तो उसका समाज सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनके स्टेटस को बढ़ाना। अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम है या इनइक्वलिटी के हिसाब से देखा जाए, तो वो विभेद ना कर सके, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है उस प्रस्तावना, उस अपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, अपनी योजनाओं के जरिए उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये एक मौलिक अधिकार के रूप में भी जाना गया। मौलिक अधिकार क्या है? आर्टिकल 21 में ये राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। और जीवन जीने का अधिकार बेसिक चीज है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं, उनको जीने का अधिकार है, यानी कि उनके पोषण मिल सके, कपड़े मिल सके, घर मिल सके, एक मेडिकल असिस्टेंस मिल सके, शिक्षा मिल सके। ये कहीं ना कहीं एडवोकेसी की जाती है, सोशल सिक्योरिटीज की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में डिफाइन किया गया है। ये फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मौलिक अधिकार के रूप में हम लोग जिसको भोजन, कपड़ा, घर, दवा, शिक्षा, इसको हम लोग सामाजिक सुरक्षा के बेस पे देखते हैं। और सामाजिक सुरक्षा इसकी वकालत करता है सरकार की तरफ से। सरकार कोशिश करती है कि जो भारत में जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनको आर्टिकल 21 के तहत ये सारी चीजें, सभ्य समाज में मानव जीवन के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, वो सारी की सारी चीजें मिल सके। इसके अलावा कुछ स्टेट पॉलिसी की जो प्रिंसिपल्स आती हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं सोशल सिक्योरिटीज भारत में, वो आर्टिकल 38 में क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 38 में जो सोशल ऑर्डर्स हैं, यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा है, उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी कि लोगों की वेलफेयर के लिए उनकी उत्साह बढ़ाया जा सके, उनके सोशल सोसाइटीज इस सोशली रूप में वो डेवलप हो पाए, इवॉल्व हो पाए। ये आर्टिकल 38 में डिफाइन किया गया। साथ ही साथ आर्टिकल 31 में इसको थोड़ा सा और इलोबरेट किया गया है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनका जो राष्ट्रीय जीवन होगा, सभी संस्थाओं में उनका पार्टिसिपेशन होगा। साथ ही साथ सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वो सभी के सभी पार्टिसिपेट कर सके और उनको एक सामाजिक न्याय मिल सके। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है। सोशल में, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वो भी पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार रखते हैं। आर्टिकल 38(2) में ये डिफाइन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की जो इरेगुलरिटीज इनकम होती है, यानी कि इनकम की जो इरेगुलरिटीज होती है, या इन जो सामाजिक दायरा होता है, उसको दूर किया जा सके और सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन पेश किए जा सके, जिससे कि लोग रोजगार मुख हों और अपनी जो रेगुलरिटीज है इनकम की, वो बढ़ा सके। आर्टिकल 39 में ये डिफाइन किया गया है कि जो जीने का अधिकार है, सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार है और समान तरीके से जीने का अधिकार है। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी को, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हो और दूसरा व्यक्ति झोपड़पट्टी में बिता रहा हो। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इक्वल राइट्स टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स, यानी कि सभी नागरिकों को एक जीवन स्तर देने का एक दायरा पनप सके। और भारत में इसको बेसिकली तरीके से आर्टिकल 39 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 41 में securing the right to work, education and public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है या वृद्धावस्था में है, वरिष्ठ नागरिक है या बीमार है,
या दिव्यांगता हासिल किया हुआ है, तो उसको भी काम करने का उसको भी काम करने का अधिकार है। शिक्षा में प्राप्त करने का अधिकार है। साथ ही साथ जो लोग यानी कि पब्लिक असिस्टेंस है, जैसे कि मेडिकल असिस्टेंस हो गया या बीमारी हो गई या दिव्यांगता हो गया, उनको वंचित ना रखा जाए। आर्टिकल 41 में ये डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ आर्टिकल 42 में ये डिफाइन किया गया है कि किसी भी तरीके की कार्य करने की और मातृत्व सुरक्षा देने का प्रावधान सरकार करती है। यानी कि जैसे आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं, तो सरकारी अस्पताल में अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होनी है, तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी, चाहे वो सुबह से लेके नाश्ता से लेके सारी चीजें इम्प्लीमेंट करानी सरकारी अस्पताल की जिम्मेदारी होती है। अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लागू करने के लिए सरकार विधेयक पेश करने जा रही है, जिससे कि कम से कम पैसे में उनका एक अच्छे से इलाज हो सके या और जच्चा बच्चा प्रॉपर तरीके से निकल सके। आर्टिकल 43 में ये जितने भी हैं वर्कर्स, जो बंधुआ मजदूर होते हैं, उनके वेजेस यानी कि उनकी जो दिहाड़ी होती है, वो डिफाइन की जा सके। आप 70 के दशक में आप लोगों ने देखा होगा, 70 के दशक में अक्सर अमिताभ बच्चन जब पिक्चर में काम कर रहे हैं, उसमें दिखाया गया है कि वर्कर जो काम कर रहा है और जब वर्कर को पूरी मेहनताना या दिहाड़ी नहीं मिलती है, जो ठेकेदार होता है, वो ठेकेदार पूरा पैसा मार लेता है। वहां से आर्टिकल 43 को भी डिफाइन किया जा सकता है। अगर हम लोग कायदे से देखें, अपनी नजरें मूवी या पिक्चर कोई भी देख रहे हैं और उसको अगर हम लोग सिर्फ एक मोटिव्स तरीके से देखें, तो यहाँ पे लिविंग वेज ऑफ वर्कर्स के तौर पे दिखाया ना, यानी कि हर एक बंधुआ मजदूर को प्रॉपर दिहाड़ी मिल सके, ये भी सरकार का उद्देश्य है। आर्टिकल 43 में ये डिफाइन किया गया। अगर इसके कोई अवमानना करता है या फिर बाल मजदूरी करके किसी का हक मारता है या कोई ठेकेदार मजदूरों का पैसा मारता है, तो उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, उनके ऊपर जुर्माना भी लगता है। तो ये सारे नियम थे। आर्टिकल 38, आर्टिकल 38(1), आर्टिकल 38(2), आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि सर क्या ये आर्टिकल याद करने हैं? देखो, आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो निर्देशक सिद्धांत है, राज्य नीति जो है, वो पूरी तरीके से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चाहे आप पॉलिटी के केसेस में देख लें, चाहे आप सोशल सिक्योरिटीज के केसेस में देख लें। जो राज्य के जो लोग हैं, उनके कल्याण के प्रचार के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित किया जाता है और एक सुरक्षा दायरा बनाया जाता है, आर्टिकल 38 में डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ वो जो लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में भाग ले सके, पार्टिसिपेट कर सके और उनको बताया जा सके कि सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो जन कल्याण स्कीम्स लागू किए जाते हैं, वो आर्टिकल 38(1) में ही किए जाते हैं। आर्टिकल 38(2) में किसी भी प्रकार की आय में अनियमितता को कम करने और जो भी इनकम है, अगर वो कम है तो उसको बढ़ाने की सुविधा पर ध्यान दिया जा सके। आर्टिकल 39 में ये डिफाइन किया गया है कि पर्याप्त साधन मिल सके, क्योंकि समान अधिकार प्रदान किया जा सके नागरिकों को और उनकी आजीविका यानी कि जो उनकी रेगुलर इनकम है, उनको बढ़ाने का प्रावधान किया जा सके। आर्टिकल 41 सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 41 में ये डिफाइन किया गया है कि किसी भी प्रकार की बेरोजगारी आती है, बुढ़ापा आता है, बीमारी होती है और अक्षमता की स्थिति में या दिव्यांगता की स्थिति में, उन सभी व्यक्तियों को काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मेडिकल असिस्टेंस का अधिकार या जो मेडिकल सेवा मिल सकती है, शिक्षा का अधिकार, ये सभी आर्टिकल 41 में डिफाइन किया गया। काम की न्यायोचित और मानवीय स्थिति प्रसूति सहायता प्रदान करना, जैसा कि अभी-अभी मैंने बताया कि अगर कोई लेडी, प्रेग्नेंट लेडी अपनी डिलीवरी कराने जाती है सरकारी अस्पताल में, तो उसका तो पहली बात मुफ्त इलाज होता है। उसको दवाई से लेके खाने, नाश्ते तक वो सरकार की तरफ से इंतजाम किया जाता है। इवन जब वो लेडी जच्चा बच्चा अच्छे से निकलते हैं, तो उनके अकाउंट में उनकी वैक्सीनेशन के लिए, उनके पोषण के लिए ये डिफाइन किया गया है कि उनको भी जो सब्सिडीज सरकार की तरफ से दी जाती है, वो इम्प्लीमेंट की गई है अनुच्छेद 42 में।
43 में श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, इसका मतलब एनी हाउ अगर किसी भी सिचुएशन में कोई व्यक्ति पूरी तरीके से कार्य कर रहा है और उसके बाद भी उसको दिहाड़ी प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो अनुच्छेद 43 में ये डिफाइन किया गया है कि उस श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी मिल सके, प्रॉपर तरीके से उनको दिहाड़ी मिल सके। अब इसी के लिस्ट में एंट्री 22, एंट्री 23, एंट्री 24 डिफाइन किया गया है। ये एंट्री 22, 23 और 24 क्या है, उसी के आर्टिकल के कॉन्करेंट लिस्ट में डिफाइन किया गया है कि जितने भी ट्रेड यूनियन है, इंडस्ट्रियल है या लेबर डिस्प्यूट है, उनके बेहतर दिहाड़ी के लिए और उनकी अच्छी हालात वर्किंग कंडीशंस के लिए एंट्री 22 में ये डिफाइन किया गया। एंट्री 23 में ये डिफाइन किया गया कि जो वंचित लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटीज और सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जागरूकता मिल सके। ठीक उसी तरीके से एंट्री 24 में ये डिफाइन किया गया है कि किसी भी बंधुआ मजदूरी की जो वेलफेयर हो सकती है, यानी कि अगर वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है, अगर काम के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको भी पूरी तरीके से इंश्योरेंस मिल सके। काम के प्रोविडेंट फंड के रूप में उनकी जिम्मेदारी, उनके मालिक की जिम्मेदारी, ये कंपनसेशन के रूप में या रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिल सके, मैटरनिटी बेनिफिट मिल सके, ये एंट्री 24 में डिफाइन किया गया है। ये एक कॉन्करेंट लिस्ट के तौर पे जाना गया है। सोशल सिक्योरिटीज जो भारत में पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स सन 1927 में 1927 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था और उस वक्त अंग्रेज सरकार थी, तो अंग्रेज सरकार ने तो ये डिफाइन कर लिया था 1987 में 1927 में कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है अपने जीवन के बारे में, तो 1927 में 1927 में ही हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ले आई गई थी। भारतवर्ष में एक एजेंसी है जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये भारत की सबसे बड़ी बीमा सरकारी कंपनी है जो अलग अलग योजनाओं को इम्प्लीमेंट करती है। ये प्राइवेट अपनी योजनाओं को भी इम्प्लीमेंट करती है और साथ ही साथ सरकार की भी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एलआईसी की स्थापना सन 1956 में की गई थी, 1956 में। अभी अभी हाल फिलहाल में एलआईसी के चेयरमैन बनाए गए हैं, इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। और ये सिद्धार्थ मोहंती किसकी जगह पे आए हैं? ये सिद्धार्थ मोहंती एम.आर. कुमार की जगह पे आए हैं। यानी कि इसके पहले एम.आर. कुमार एज अ चेयरमैन थे एलआईसी के, अब सिद्धार्थ मोहंती की अपॉइंटमेंट की गई है। एलआईसी में इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938 को फॉलो किया जाता है। 1927 में पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाया गया और लेबर के ऊपर, यानी कि जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनके ऊपर एक कमीशन बनाई गई थी। उस कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन का उद्देश्य ये था कि भारतवर्ष में जितनी भी बंधुआ मजदूरी होती है या मजदूर होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियल वर्किंग में काम करने का दर्जा मिल सके, साथ ही साथ स्ट्रेस फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके, किसी भी प्रकार की कोई मानसिक तनाव ना हो, शारीरिक तनाव ना हो। ये उस वक्त था जब देश आजाद नहीं हुआ था। आप समझ सकते हैं कि जब अंग्रेज सरकार भारत में थी, तो अंग्रेज सरकार भारत में रॉयल कमीशन खुद वो बनाई थी और एक और रॉयल कमीशन सन 1926 में बनाया गया था जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर था। उसी रॉयल कमीशन के नाम पर रॉयल कमीशन ऑन लेबर के नाम पे बनाया गया और रॉयल कमीशन जो मधुआ मजदूरी की पूरी कमीशन बनाई गई थी। ये एक तरह का बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था हमारे देश में, जब देश आजाद नहीं हुआ था और देश में वर्कर और लेबर की बात हो रही थी, बंधुआ मजदूरों की बात की जा रही थी। हेल्थ इंश्योरेंस की समस्याएं डिस्कस की गई थी लेबर मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1940 में, 1941 में, 1942 में। हालांकि ये आप हेल्थ इंश्योरेंस वाला और ये जितने भी लेबर के ऊपर जितनी कंफर्ट जोन वाली बातें थी, वो सन 1919 में स्थापित किए गए लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सन 1919 में बनाया गया था और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने हर एक देश में व्यापक तौर पर
जितने लेबर हैं, बंधुआ मजदूर हैं, उनके ऊपर एक नियम कानून को फॉलो करने के लिए कहा गया। उसी के दबाव में सन 1987 में 1927 में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी और रॉयल कमीशन 1927 में बनाया गया था। उसी के पर्सपेक्ट में लेबर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 1940, 1941 और 1942 में ये किया गया था। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी और इस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बीपी आदरकर कर रहे थे। इस कमेटी की अध्यक्षता लेबर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 1940, 1941 और 1942 में, ये एक अपॉइंटमेंट हुई थी 1943 में और इस कमेटी की जो प्रेसिडेंसी थी यानी कि अध्यक्षता थे वो बीपी आदरकर साहब कर रहे थे। बीपी आदरकर साहब जो एक खुद ही एक वेल एजुकेटेड पर्सन थे, उनका मानना था कि जितने भी बंधुआ मजदूर हैं उनको इंश्योरेंस कंपल्शन जरूरी है। यानी कि अगर किसी की काम करते वक्त हताहत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उस वक्त उस कंपनी के मालिक का या उस फैक्ट्री के मालिक का दायित्व बनता है कि उसके परिवार को पूरा कंपनसेशन दिया जा सके। ये भारत में जो सामाजिक सुरक्षा के उपाय कब से शुरुआत हुई थी? सन 1927 में ही शुरू हो गई थी। इसके तौर पे अभी अभी हम लोगों ने समझाया। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कुछ अलग अलग स्कीम्स है जो कि भारत में लागू किए जाते हैं। वो कौन कौन सी स्कीम है? एक तो प्रधानमंत्री वय वंदन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर एल्डर पर्सन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं में ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और सरकार कटिबद्ध भी है और प्रतिबद्ध भी है। फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा हूं, चाहे सरकारी विभाग में काम कर रहा हूं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूं, अक्सर आप देखते हैं कि उनका प्रोविडेंट फंड, ठीक है, यानी कि पीएफ कटता है। जो ये पीएफ कटता है, इसमें सरकार उन लोगों के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी की सैलरी 1000 है, ठीक है, तो इसका 10% क्या किया जाता है? डिडक्शन किया जाता है। ठीक, तो 10% मान के चलो 100 रुपया होगी। ठीक है, तो 100 रुपया क्या किया गया? 10% के हिसाब से 100 रुपया डिडक्ट किया गया। अभी 100 रुपया में कंपनी जो है 100 रुपया देती है और साथ ही साथ 100 रुपए का जो असिस्टेंस सरकार देती है ईपीएफओ की तरफ से। इसको प्रोविडेंट फंड के रूप में हम लोग जानते हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ राज्य सरकार भी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, चाहे वो केंद्र कर्मचारी का हो चाहे राज्य कर्मचारी हो, इसमें एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, अगर किसी भी प्रकार की कुछ मिसहैपनिंग होती है वर्किंग के दौरान, तो सरकार, उनकी जिम्मेदारी होती है उनको पूरे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत इंप्लीमेंट करना। अब बात करते हैं, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए भी कुछ योजनाएं थी, वो बुजुर्गों के लिए थी। एक तो अटल पेंशन योजना हो गई, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट सन 2008 में विधेयक लाया गया था। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको भी उतना ही जीवन का अधिकार है जितना सरकारी कर्मचारियों को। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटीज में ये बताया गया था कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी नियमित आय बन सके, रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा मिल सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको शुरुआत की गई थी सरकार के द्वारा। साथ ही साथ आम आदमी बीमा योजना, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन और एबोलिशन एक्ट 1970 में भी लाया गया था। महिलाओं के लिए स्वाधर गृह स्कीम लाएगी। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब लाया गया? सन 1961 में, 1961 में लाया गया था। और जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जैसा कि प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, वो अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाती, सरकारी हॉस्पिटल में, तो उनको जननी सुरक्षा योजना के तहत सारी की सारी मातृत्व सुविधा दी जाती है। ये सारी महिलाओं के लिए है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए। ठीक है,
ये सारी चीजें हो गई, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी थे, उसके बहुत बड़े ड्रॉबैक भी थे। इन सारी सोशल सिक्योरिटीज को भारत में इम्प्लीमेंट कराना, ये एक बहुत बड़ा टास्क आ गया। जैसे इसमें करप्शंस भी देखने को मिल गया था, जैसे मनरेगा योजना हो गया, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी योजना जिन व्यक्तियों को मिलनी चाहिए थी, वो व्यक्ति मिल ही नहीं पा रही थी। रीजन क्या था? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को पेंशन चाहिए, अब वो पेंशन, अगर वो बैंक में जाता है, बैंक का कर्मचारी अगर उनको पेंशन नहीं देता उनके नाम पर, वो पैसे खा सकता है। ये करप्शन है। इसी तरीके से मनरेगा आया था, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम। ये नरेगा स्कीम ये था कि बंधुआ मजदूरों के लिए क्या किया जाता है कि दिहाड़ी पे हर एक दिन उनको 100 दिन का गारंटी काम दिया जाता था। अब ये 100 दिन के गारंटी काम में जब वो काम करते थे, तो पहले तो कैश के रूप में दिया जाता था, कैश में भी पूरे पैसे नहीं दिए जाते थे। तो ऐसे एवज में क्या किया गया कि सरकार ने उनका अकाउंट खुलवाया, जितने भी बंधुआ मजदूर थे उनका अकाउंट ओपन करवाया गया। और अकाउंट ओपन करवाने के बाद उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत, यानी कि सीधा उनका जो मुआवजा है या किसी भी प्रकार का उनकी दिहाड़ी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा सके। ये चैलेंजेस था सबसे बड़ा जो सरकार इंप्लीमेंट करना चाहती थी। दूसरा, कार्यक्रम कानून का अभाव। यहां पे मैंने पहली बार आपको पहले वाले क्लासेस में बताया था कि सरकार कोई भी स्कीम लाती है तो उस स्कीम को जन तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब सरकार की जिम्मेदारी कैसे उस स्कीम को जन तक या लोगों तक पहुंचा सके। आज भी ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जो लोगों को पता ही नहीं चल पाती कि वो स्कीम या योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई हैं। वो कारण क्या होता है कि उसका प्रचार प्रसार में कमी होना, या फिर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर राज्य सरकार कर्मचारी हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो कायदे से नहीं करते। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना, तो जीरो बैलेंस अकाउंट या बीएसबीडीए अकाउंट किसी को पता ही नहीं था कि बीएसबीडीए अकाउंट होता है। लेकिन केंद्र सरकार की भाजपा सरकार आई और भाजपा सरकार ने पूरे गाजे बाजी के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू किया। ये योजना बहुत पहले से चल रही थी, ऐसा नहीं है कि अचानक से शुरू हो गई। लेकिन बस फर्क क्या था, उनके प्रचार प्रसार में और जन जन तक पहुंचाने में कमी थी। और यहीं पे सरकार ने ये कहा कि ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जीरो बैलेंस से अकाउंट खुलेगा और सबके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत वो सब्सिडीज भी आएगी। ये बेसिकली बीएसबीडीए अकाउंट का, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट का ही हिस्सा थी। लेकिन सरकार जो है इम्प्लीमेंट कैसे की जा सके, बहुत सारे ऐसे फसल बीमा योजना हो गई या कुछ ऐसे बीमा योजनाएं होगी। आप लोगों से ही मैं पूछता हूं, क्या आप लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानते हैं? बहुत कम लोग जानते होंगे। क्या आप लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। इसका कारण क्या है कि जो आप सभी अपने आसपास में जैसे एलआईसी को देखते हैं, या फिर कोई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कोई एजेंट आ गया आपको समझाने लग गया, तो आप जब वो आपको कोई समझाने वाला व्यक्ति मिलता है तो आप वो पॉलिसी फटाक से ले लेते हो। लेकिन हमारी सरकार भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इन सब योजनाओं में से कुछ ना कुछ चीजें जो निकल कर आती हैं वो हम लोगों के लिए होती हैं, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं हो पाता है। तो लेक ऑफ डिलीवरी मैकेनिज्म का मतलब यही हो गया कि किसी भी प्रकार से जब सरकार के द्वारा वो प्रोडक्ट को वितरण किया जाता है, इसका सबसे बड़ा अभाव सरकार का ही होता है। सरकार जिम्मेदारी के तहत तो इंप्लीमेंट करती है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार और पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया जाए लोगों तक, वो नहीं हो पाता है। तीसरा मैंने बताया भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार या करप्शन जो सोशल सिक्योरिटीज के सबसे ज्यादा बड़े चैलेंजेस थे, वो भ्रष्टाचार था। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भारत सरकार ने लोगों का अकाउंट ओपन किया, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा क्या हुआ है, घपले होने शुरू हो गए। इस तरीके से सरकार को खुद बहुत बड़े मायने में बजट के हिसाब से वो जो चाहती थी वो हो ही नहीं पा रहा था। जागरूकता की कमी मैंने बताया,
कि कितने लोगों को पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी हम लोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, जी हाँ, आप और हम कर सकते हैं। आप और हम लोग को बस अवेयर होने की ज़रूरत होती है। हम लोग किसी भी बैंक में जाएँ और अगर किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, तो सरकार हमें पैसे देती है और ये सालाना सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹20 हम लोग को देना होता है। कितना? सालाना ₹20 देना होता है। ये प्रीमियम के तौर पे प्रीमियम राशि कितनी होती है? प्रीमियम राशि ₹20 होती है और हम लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि सरकार हम लोग के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन हम लोग उस सरकारी लाभ उठा नहीं पाते। ये जागरूकता की कमी होती है। साथ ही साथ डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी। अगर सरकार कोई योजना शुरू कर रही है, उस योजना के दौरान बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी भी होती है। जैसे पब्लिक सेक्टर्स जो फंडिंग रेज़ की जाती हैं, चाहे वो बैंक की तरफ से हो, चाहे किसी भी वित्तीय संस्थान की तरफ से, ये डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की सबसे ज़्यादा कमी होती है। ठीक है? बात करते हैं कुछ ऐसे हाइलाइट्स के बारे में जो हमारे सोशल सिक्योरिटीज प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2022 20 और 22 में जो आईएलओ के द्वारा लाया गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में क्या-क्या बताया गया था, जरा देखिएगा। ग्लोबल पॉपुलेशन विद सोशल प्रोटेक्शन, जिस तरीके से विश्व की आबादी बढ़ रही है, उसमें सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा के साथ भारत या पूरे विश्व में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, ये है। 2020 में मात्र 46.9% लोग जो थे, वो एक प्रोटेक्शन यानी कि एटलीस्ट वन प्रोटेक्शन सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते। बाकी अगर देखें तो 64% से भी ज़्यादा लोग 64% से भी ज़्यादा लोग क्या कहते हैं सोशल प्रोटेक्शन में आते ही नहीं है। इन द सेंस इसका मतलब ये है कि वैश्विक स्तर पर जो अलग-अलग देशों के द्वारा सोशल सिक्योरिटीज़ स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 46.9% ही लोगों को पता है और उनको ये सोशल सिक्योरिटीज़ स्कीम के तहत मालूम है। दूसरा, चैलेंजेस पुट फॉरवर्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान बहुत सारी ऐसी ज़रूरत महसूस हुई, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज़ को बताना, जो पॉवर्टी है उसको दूर करना, राइजिंग इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाना यानी कि विविधता बढ़ जाना। बहुत सारे ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थे, उनको कोविड-19 के दौरान बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें महसूस हुई। तो इसको इम्पैक्ट ये भी आया कि ये कम होने का रीज़न भी ये था कि कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा जो स्कीम्स थी सरकार के द्वारा, वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाई। अगर हम लोग अपने भारत की बात करें तो भारत में सरकार कोविड-19 को उभरने के लिए कोविड-19 पैंडेमिक से निपटने के लिए बहुत सारे ऐसे स्कीम्स की शुरुआत कर रही थी, जो कि जैसे स्वामित्व योजना या फिर आप कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना। ये कई ऐसी स्कीम्स थी जो सरकार कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में अपनी स्टेप ली थी। एशिया और यूरोप में अगर देखा जाए, यूरोप और सेंट्रल एशिया में सबसे हाईएस्ट रेट है, जो 84% लोग जो हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बेनिफिट कम से कम एक ही बेनिफिट ले रहे हैं। अमेरिका जो है, अगर देखा जाए तो पूरे अमेरिका में सबसे अच्छा रेशियो अमेरिका का है, जिसमें 64.3% अमेरिका में जो स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हैं लोग। एशिया और एशिया पैसिफिक में मात्र 44% लोग हैं। अरब राज्य में या अरब स्टेट में, यूनाइटेड अरब अमीरात में या किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में पूरा 40% है और अफ्रीकन देश में सबसे कम है, जहाँ पे 17.4% है। यानी कि अफ्रीकन देश के जो लोग हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनकी सरकार के द्वारा कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स शुरुआत की गई है। ठीक है? देखते हैं अब आगे। रिपोर्ट की मुख्य विशेषता क्या थी, ये बताया मैंने अभी कि 2020 में वैश्विक जनसंख्या का केवल 46.9% सामाजिक सुरक्षा के दायरे में एक सुरक्षा को लाभ मिलता है। साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटीज एक्सपेंडिचर्स यानी कि
किसी भी तरीके से जब सोशल सिक्योरिटी स्कीम लागू की जा रही है, तो उसका खर्चा किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, या असमानता, अब सामाजिक सुरक्षा के खर्च में असमानता दिखाना, ये भी एक बहुत बड़ा रिपोर्ट था। किसके द्वारा? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो आईएलओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा में है, और इसके जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है गिलबर्ट होंगबो, गिलबर्ट एच होंगबो। ठीक है, ये 12.9% जो कि पूरे विश्व के सोशल प्रोडक्शन में जीडीपी के तौर पे लिए जाते हैं। अगर देखा जाए तो देश सामाजिक सुरक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का औसतन 12.9% ही खर्च करता है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला है। जो उच्च आय वाले देश हैं वहां पे 16.4% होता है। उच्च मध्य आय वाले देश जो हैं जहां पे 8% खर्चा होते हैं, और निम्न मध्यम आय वाले देश जैसे भारत है वहां पे मात्र 2.5% पूरे बजट का खर्चा होता है। और एकदम निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं सोशल सिक्योरिटी पर मात्र 1.1% खर्चा करते हैं। तो ओवरऑल आप जैसे देख रहे हैं, अमेरिका में इतना विकास क्यों है, अमेरिका में इतना डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि अमेरिका की सरकार अमेरिका के लोगों के लिए सोचती है, उनके सामाजिक सुरक्षा के दायरे के बारे में सोचती है। तो उच्च आय वाले देश जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, वहां पे बिना किसी प्रीमियम के, जमा किए हुए प्रीमियम के, हर एक व्यक्ति का इंश्योरेंस बना हुआ है। आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते वहां की सरकार को। आप सरकार वहां पे अपनी नियम निकालिए कि अगर कोई भी बच्चा या बच्चा पैदा होता है और उसकी मृत्यु तक, उसमें सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो उस नागरिक की सुरक्षा की जा सके, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो। यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति ही उसके लिए इंपॉर्टेंस होती है। जबकि हमारे देश में जैसे निम्न मध्य आय वाले देश हो गए, यह हमारे देश की कैटेगरी है। इसमें मात्र और मात्र सरकारी योजनाओं में 2.5% खर्चा होता है। अफ्रीकन देशों की बात करें, यहाँ पे 1.1% खर्च करते हैं। अफगानिस्तान में तो एक तरह से ना के बराबर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। महिलाओं, बच्चों और विकलांगता के लिए एक सीमित सुरक्षा प्रदान की गई है। और वहां पे कितना खर्चा किया जाता है, जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं या खर्चे होते हैं, जैसे कि पूरे विश्व का अगर देखा जाए तो 26.4% खर्च किए जाते हैं। यानी कि सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जो मिल रहा है वो केवल 4 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को ये सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वो भी अगर देखा जाए तो पूरे विश्व का 26.4% है। नवजात शिशुओं वाले केवल 45% महिलाओं को ही नगद मातृत्व लाभ मिलता है। जैसे मैं अपने पड़ोसी की बात करता हूँ कि मेरे घर के नीचे ही एक पड़ोसी रहते थे, किराए पे रहते थे। काफी उनकी माली हालत तो सही नहीं थी। उन्होंने आर्थिक हालत सही ना होने के कारण उनका बच्चा होना था, तो प्राइवेट में तो जा नहीं सकते थे, तो वो सरकारी में गए। सरकारी में गए और सरकारी में सारी चीजें उनको सुविधा मिली। लास्ट में बच्चा भी अच्छे से हो गया, जच्चा बच्चा भी अच्छे से बन गया। लेकिन उनके साथ एक छोटी सी गलतियां हुई। वो छोटी सी गलतियां क्या हुई कि उन्होंने सामाजिक सुरक्षा स्कीम यानी कि जो सरकार के द्वारा जो स्कीम्स दी जाती है, जैसे उनको सब्सिडीज के रूप में उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, वो उसको क्लेम ही नहीं किए, ना अपना आधार कार्ड जमा किए, ना तो फॉर्म जमा किए। उनको लगा कि बस बच्चा पैदा हो गया, बस खत्म कहानी, और वो डिस्चार्ज हो गए। लेकिन सामाजिक सुरक्षा यही होती है कि सरकार उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। सरकार हमेशा हर साल के बजट में, और ये हमसे और आपसे ही तो पैसे लेती है। भाई सरकार के पास सरकार ये क्यों काम करती? पहली बात तो ये सोचिए भाई, अगर हम लोग एक बिस्किट भी खाते हैं तो सरकार को पैसा देते हैं, अगर पानी भी पी रहे हैं तो सरकार को पैसा दे रहे हैं, अगर हम लोग हवा भी पंखे के जरिए अगर हवा भी ले रहे हैं तो वो बिजली के बिल के जरिए हम लोग सरकार को पैसे भेंट कर रहे हैं। तो सरकार को तो पैसे मिल ही रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि उस गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट कराया जाए, अलग अलग योजनाओं में उसको फलीभूत कराया जाए। नवजात शिशु वाले केवल 45% महिलाओं को ही नगद मातृत्व लाभ मिला हुआ है।
ये बहुत ही बड़ा एक आंकड़ा है, ये आश्चर्यजनक आंकड़ा है, जो कि चौंकाने वाला आंकड़ा है। और ये सिर्फ और सिर्फ आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया। दुनिया भर में जो बहुत ज्यादा विकलांगता या फिर दिव्यांगता वाले जो होते हैं, उनमें से 3 में से सिर्फ केवल एक व्यक्ति को ही लाभ मिल पाता है। ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी हमारे देश में भी और विश्व में भी। जो दिव्यांगता जो लोग हैं, जो दिव्यांग हुए हैं या बचपन से दिव्यांग हैं, तो उनकी गलती तो थी नहीं कि वो दिव्यांगता हासिल की है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो दिव्यांगता तक उनके स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराया जाए। साथ ही वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020 और 22 की आईएलओ के द्वारा ये भी बताया गया कि लिमिटेड अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन यानी कि वैश्विक स्तर पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि बेरोजगारी है, वो 18.6% तक है। और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर गिना जाए तो और भी निकल के आ जाएगा। ये तो पूरी दृष्टि से अगर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में सर्वे कराया गया, तो सीमित बेरोजगारी संरक्षण दुनिया भर में केवल 18.6% बेरोजगार श्रमिकों के पास बेरोजगारी के लिए प्रभावी कवरेज है। इसका मतलब जो बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास कोई आय नहीं है, वो सरकार उनको क्या कर रही है कि उनको सरकार एक तरह से स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप अगर पढ़े लिखे हैं तो स्कॉलरशिप देती है, या सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनको क्या किया जाए, प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयमेंट की सुविधा दी जा सके। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी दुनिया भर में केवल 18.6% लोग ही बेरोजगार श्रमिकों के पास बेरोजगारी के लिए प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य सेवा पहुंचने में भी बाधाएं आई हैं। जैसे बढ़ती जनसंख्या के कारण ये स्वास्थ्य सेवाएं इम्पैक्ट हुई हैं, नो डाउट। अभी आप सभी लोगों ने अभी हाल फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र यूएनएफपीए की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी। यूएनएफपीए की तरफ से क्या रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि पूरे विश्व में जो भारत है, भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो चुकी है। ये विश्व में सबसे पहले नंबर में, यानी कि हम लोगों ने चीन को छोड़ दिया है और पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आ चुके हैं। तो बैरियर्स टू एक्सेसिंग हेल्थ केयर, यानी कि अगर जैसी जनसंख्या बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी बढ़ना चाहिए। लेकिन सरकार, चूंकि उनका खुद ही बजट इतना ज्यादा होता है, तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में नहीं बढ़ा पाती है। तो ये हेल्थ सर्विसेज के लिए आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट दी जा सके, फिजिकल डिस्टेंस बनाया जा सके, हेल्थ सर्विसेज, लॉन्ग वेटिंग टाइम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सभी की सभी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में बाधाएं आई हुई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ती जनसंख्या के कारण हुई है। अब आइए, कुछ स्कीम्स हैं जो बेसिकली हमारे देश में रन कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स किस मंत्रालय के द्वारा इसको संपोषित किया जा रहा है? सबसे पहले यहाँ पे महिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय किस किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से मनसुख मांडवीय जी ये मंत्री हैं। साथ ही साथ स्किल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, मातृत्व सुरक्षा और जच्चा बच्चा स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ जो शिशु, महिला व चाइल्ड वेलफेयर या बच्चा मंत्रालय, ये किसके पास है? स्मृति ईरानी जी के पास है, स्मृति ईरानी। ठीक इसी तरीके से महिला बच्चा मंत्रालय ये हो गया। और तीसरा अभी हाल फिलहाल में कौन सा डिपार्टमेंट जुटा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डिपार्टमेंट, यानी कि कौशल विकास केंद्र,
ये किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। अभी हाल फिलहाल में एक विधेयक पेश किया गया है कि जो गांव-गांव में महिलाएं होती हैं या जो महिला वर्ग की जो लोग होती हैं, मासिक धर्म के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। सेक्स एजुकेशन क्या होती है, वो शर्माते हैं। तो सरकार अब सेक्स एजुकेशन और मासिक धर्म या माहवारी के बारे में महिलाओं को जागरूक कर सके, इसके लिए ये तीनों मंत्रालय कार्य कर रही है। साथ ही साथ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो शुरुआत की गई है, ये बच्चों को पढ़ाना, बेटियों को पढ़ाना, इसकी स्कीम के तहत शुरू किया गया। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया। ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था और ये आपको मालूम होगा कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य जो है सबसे बड़ा लिंग अनुपात अंतर वाला देश राज्य है। ठीक है, तो ये पानीपत हरियाणा से किया गया 2015 22 जनवरी से। इसमें ये कुछ कहा गया कि जितनी भी बेटियां हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन मिल सके, सुरक्षा मिल सके, साथ ही साथ एजुकेशन मिल सके। गर्भ जो गर्भ हत्या होती है, अक्सर देखते हैं कि लोग जो बेटियां होती हैं या जो बेटी गर्भ में पल रही होती हैं, उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है, अगर पता चल जाता है। तो इस सब चीज़ों को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ स्कीम्स के तहत सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं आज भी हमारे समाज में इतनी ज़्यादा अशिक्षा है, इस अशिक्षा को लेकर ही कहीं न कहीं बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। अब आती है स्कीम्स का उद्देश्य क्या था? स्कीम्स का उद्देश्य जो जेंडर बायस्ड इंफेक्टिसाइड्स है, यानी कि जो लिंग अनुपात है, जो गर्भ में बेटियों को या बच्चियों को भ्रूण हत्या कर दी जाती है उसके, साथ ही साथ जो गर्ल चाइल्ड होती हैं, जो बेटियां हैं, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, अभी आप खबरें सुने, सामाजिक खबरें, तो सुन के घिन आती है। मुझे तो अपने आप में मनुष्य होने पर भी शर्म महसूस होती है कि ईश्वर ने मनुष्य योनि में जन्म दिया। इधर बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो रही थी जो रेप की चीजें आ रही थी। 3 साल की बच्ची के साथ रेप। ठीक है, ये एक घिनौनी हरकत होती है जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को बताती है कि बच्चियां एक बोझ के तौर पर ली जाती हैं। तो इंश्योर सर्वाइवल प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इनको सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनको प्रोटेक्शन करना, उनको बढ़ाना, उनको पढ़ाना, साथ ही साथ गर्ल चाइल्ड का यानी कि जो बच्चियां हैं उनको एजुकेट करना, एजुकेशंस देना, शिक्षा उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ओवरऑल जो गोल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत गर्ल चाइल्ड इनेबल एजुकेशंस दी जा सके। इसमें से अगर हम लोग अभी कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो हमारे देश में हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की बेटियां इतना नाम रोशन कर रही हैं, ठीक है, जितना वो पुरुष वर्ग भी नहीं करते। एक नहीं हजारों नाम देखने को मिल जाएंगे। अभी अभी हाल फिलहाल में डिफेंस मंत्रालय ने यानी कि रक्षा मंत्रालय ने महिलाओं को भी बॉर्डर पर भेजने का एक विधेयक पास किया है। अभी दीपिका मिश्रा का नाम लोगों ने सुना होगा। दीपिका मिश्रा ये पहली महिला विंग कमांडर है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इनको अवार्ड दिया गया दीपिका मिश्रा को, और ये गैलेंट्री अवार्ड है यानी कि वीरता पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ एक और आप लोगों ने सुना होगा शिवांगी सिंह के नाम पे। शिवांगी सिंह कौन है? ये रफाल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है, जहां पे क्या कहते हैं ओरियन ओरियन नाम का युद्ध अभ्यास हो रहा था। कहां पे हो रहा था? फ्रांस में। और भारत की तरफ से एकमात्र फाइटर पायलट रफाल फाइटर पायलट वो रफाल को उड़ाई थी। और पूरे विश्व की जितनी भी सेनाएं थी इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ कई जो हवाई वायु सेनाएं थी वो देख रही थी कि शिवांगी जो है कितने अच्छे तरीके से रफाल उड़ा रही है। ये हमारे देश की गर्व की बात है। लेकिन दूसरी तरफ भी जब हम लोग देखते हैं कि एक तरफ दुर्गा माना जाता है, दूसरी तरफ उस दुर्गा देवी जी को के रूप में जो बेटियां आती हैं उनके साथ अन्याय भी होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं
इसी के टर्म्स में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स में सरकार सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना लेकर आई थी। सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरीके से जितनी भी जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों के लिए एक स्वस्थ सुरक्षित और साथ ही साथ अच्छे भविष्य के लिए एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना में पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी ओपन हो सकता है और किसी भी बैंक में भी ओपन हो सकता है। इसकी मैक्सिमम यानी कि जन्म से लेके इसकी जो पात्रता है, किसी भी बेटी का जन्म हुआ है और बेटी की साल 10 साल तक में उसका अकाउंट ओपन हो सकता है। ठीक है, हर एक चाइल्ड यानी कि हर एक बेटी का एक अकाउंट ही ओपन होगा। और इसमें इस योजना के तहत क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो बेटियां होती हैं उनका अकाउंट जो ओपन होता है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज ब्याज मिलता है। अब ये मैक्सिमम परसेंटेज ब्याज वैरी कर सकता है। जैसे पिछले साल तक 7.6% ब्याज पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जा रहा था। और ये मैच्योरिटी कब होती है? मैच्योरिटी जब तक बेटी की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। यानी कि मान लो किसी बेटी ने 10 साल की उम्र से सुकन्या समृद्धि अकाउंट यानी कि एसएसए में अकाउंट ओपन करवाया है, तो एसएसए में अकाउंट ओपन करवाने के बाद उस बेटी की उम्र अगर 18 साल हो जाती है तो हायर एजुकेशन के लिए आगे के एजुकेशन के लिए उनके पेरेंट्स जो हैं 50% अमाउंट निकाल सकते हैं, यानी कि 50% अमाउंट निकाल सकते हैं। बाकी 21 साल की आयु में अगर बिटिया की उम्र 21 साल की हो गई है तो 21 साल की आयु में उसके शादी ब्याह के लिए या आगे की पढ़ाई के लिए पूरा का पूरा पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन उसके पहले नहीं निकाला जा सकता। तो मैक्सिमम एज कितनी है? 10 साल तक की, जन्म से लेके 10 साल तक उम्र है और उसमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना में यह अकाउंट ओपन हो सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना में मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि 50% तक का बैलेंस जो 18 साल की आयु में ओपन किया मतलब विड्रॉ किया जा सकता है पेरेंट्स के द्वारा, और 21 साल के बाद ये अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है ये ट्रांसफरेबल है, यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर पैसा है तो ये किसी भी बैंक में खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस या कोई ऑथराइज्ड बैंक ही इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। सिंपल, यहां पे चीजें निकल के आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि अगर किसी पेरेंट्स की जुड़वा बच्चियां हुई हैं तो क्या उनका एक ही अकाउंट खोला जाएगा? नहीं, अगर जुड़वा बेटियां हुई हैं तो उनका एक एक अकाउंट खुलेगा। ठीक है, एक अकाउंट ए का खुलेगा, एक अकाउंट बी का खुलेगा। इसमें सबसे एटीसी के तहत 50 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी पेरेंट्स की 1.5 लाख से ज्यादा कमाई है और वो टैक्स बचाना चाहता है तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मैक्सिमम 1.5 लाख तक का सालाना या किसी भी तरीके से किसान भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना में अपने अकाउंट ओपन करा सकता है। मिनिमम कितना है? मिनिमम 500 है, मिनिमम 500 है। ठीक है, कहीं कहीं 250 भी लिया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि 250 भी है, 500 भी है। बैंकों में 500 है, पोस्ट ऑफिस में 250 है। तो ये 250 रुपया क्या है? मिनिमम अमाउंट से खाता खोला जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना में, और मैक्सिमम 1.5 लाख का। और 1.5 लाख का अगर मैक्सिमम किया जा रहा है तो एटीसी के तहत इसको क्या किया गया? एटीसी के तहत इसको छूट दिया जाता है। ठीक है, तो ये सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सड़क योजना, वय वंदना योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको हम लोग एक एक करके अब या सारी योजनाओं को देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को देखना शुरू करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। सेशन को जरूर आराम से पढ़िए, बहुत ही स्थिर दिमाग से। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो होंगे सोशल सिक्योरिटीज में 10 होंगे। ठीक है, तो 10 लेक्चर्स होंगे। 10 लेक्चर्स में आपको कंप्लीट सोशल सिक्योरिटीज में कराए जाएंगे और एक एक्स्ट्रा लेक्चर होगा
जिसमें आपको मिसलेनियस मिलेंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो 11 लेक्चर मिलेंगे आपको। तो 10 लेक्चर थ्योरेटिकल रहेंगे प्लस एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। टोटल लेक्चर्स मैं लिख देता हूं, क्योंकि कई बच्चे कल कमेंट में देख रहा था, तो बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके 10 होंगे, जिसमें कि एक 10 लेक्चर आपके थ्योरेटिकल थ्योरी प्लस एमसीक्यू, इसमें एमसीक्यू कल कराऊंगा मैं, जितने भी योजनाएं हैं उससे रिलेटेड कल एमसीक्यू कराएंगे। और प्लस एक जो 11वां जो लेक्चर होगा वो मिसलेनियस होगा। इस मिसलेनियस में आपके कहीं से भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के जो ईपीएफओ में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको उठाएंगे, साथ ही साथ कुछ चीजों को हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज की क्लासेस के लिए। तो आई होप आज का क्लासेस आप सभी लोग को अच्छा लगा हो, और इसी तरीके से आप सभी लोग पढ़ते रहें, अच्छे से क्वालिफाई करें। जय हिंद, जय भारत।